दोस्तों, इस गुफ्तगू के दूसरे भाग में आपका फिर से स्वागत है। और मेरे पास जो सवाल बच गए थे, अब मैं उस सवालों को फिर से सर के साथ इस गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा इस भाग के पहले सवाल ये है कि सरकारी भाषा वाली हिंदी, जिसने विज्ञापन से लेकर उद्योग धंधों तक अपनी जगह तो बना ली है, लेकिन सिनेमा की दुनिया में सरकारी भाषा हिंदी अपनी जगह नहीं बना पाई। इसकी वजह क्या आप देखते हैं? भाषा बदलते बदलते बदलती है, इतनी आसानी से नहीं बदलती है। और भाषा की एक पूंजी होती है और उसका एक अंदाज़े बयां होता है, उसके इलाके होते हैं। संस्कृतियां जैसे देर से बदलती हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने कह दिया कि अब हम भाषा बदल देंगे और वो बदल जाएगी। वैसा होता नहीं है, क्योंकि भाषा लोगों की चीज है, लोग तय करते हैं भाषा। सिर्फ सरकार या डॉक्टर रघुवीर जैसे लोग जो कि डिक्शनरी बदल देंगे, उन्होंने कहा था और बदल दिया, लेकिन क्या वो डिक्शनरियां इस्तेमाल भी हुई? सरकारी हिंदी ही पूरी मतलब हर दफ्तर में वही इस्तेमाल नहीं होती। ये भी मजेदार है। अगर आप रेडियो पर आजकल सुने तो कोई जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग करता है, कोई उड़ीसा से रिपोर्टिंग करता है, कोई असम से रिपोर्टिंग करता है, तो उनकी जबान में वहां का स्थानीय तलफ्फुज का असर है ना। वो उसी एक्सेंट में बात करते हैं, तो कोई कोई स्टैंडर्ड उस तरह से नहीं बन पाएगा। इसलिए कि और ये, लेकिन एक जमाना था जबकि हिंदी अफसर रखे जाते थे जो कि लोगों की हिंदियां ठीक करते थे पहले, और हर कोई नहीं रिपोर्टिंग कर पाता था, उदाहरण के तौर पर रेडियो पे। लेकिन अब तो कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप सुबह एक राकेश और सरिता शो आता है विविध भारती पर, सुबह सुबह 10 से लेकर के मेरे ख्याल से 12 बजे तक आता है, तो उस शो पे आप देखें कि भोजपुरी गाना भी बज रहा है, उसमें असमिया गाना भी बजता है, उसमें पंजाबी गाना भी बजता है। तो ये जो चीज है, असुरक्षा बोध हिंदी का जो था एक जमाने में, कि इसको जिसको हिंदी अपनी भाषाएं कहती थी, है ना, हिंदी वाले हिंदी की ही भाषाएं कहते थे, उपभाषाएं कहते थे या बोलियां कहते थे, उनसे भी खतरा महसूस होता था लोगों को। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग भी, जो कि वैसे बहुत उदार थे, लेकिन डरते थे भोजपुरी का इस्तेमाल। वैसे जैसे कि फिराक गोरखपुरी भोजपुरी में कभी ज्यादा काम नहीं कर पाए, एक आध बार मिल जाता है कुछ एक दो चीजें उनके लिखे हुए, वो उर्दू के आदमी थे, तो इनको एक खतरा महसूस होता था उन भाषाओं से। सरकारी हिंदी क्यों नहीं बन पाई फिल्मों की हिंदी की, मैं एक हिस्सा इसका मैं बता चुका हूं कि एक रिवायत चली आती थी पारसी थिएटर की और परफॉर्मेंस की, है ना, चाहे वो ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो सीधा चला आता है। तो अगर पारसी थिएटर से आप ग्रामोफोन रिकॉर्ड पुराने पलट के देखें तो उसमें आपको एक फॉर्मूला दिखेगा 3 भाषाओं का। उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक भी लिखा रहता था, हिंदुस्तानी भाषा भी लिखा रहता था, कि अगर बेगम अख्तर की अगर गजल है तो उसमें हिंदुस्तानी लिखा जाता था। फिर भजन भी हिंदुस्तानी में, तो एक पूरी रिवायत चली आ रही थी जबान की पारसी थिएटर से और परफॉर्मेंस की दुनिया से, है ना। तो वहां पर वो चलती रही, और चूंकि उसका संबंध बाजार से था, उसका संबंध लोगों से था, लोग चूंकि पैसे देकर टिकट खरीद कर सिनेमा देखने जाते थे और उनको वो जबान अच्छी लगती थी, वही भाषा है रेडियो सिलोन से, वही गाने रेडियो सिलोन से बजते थे, जिसको अमीन सयानी पेश करते थे, जो अपनी हिंदुस्तानी में पेश करते थे। तो वो जबान ही चलती रही, क्योंकि उस जबान में जो लालित्य था, जो गहराई थी, और एक तरह से कन्वेंशन
बन चुका था, परंपरा रिवायत बन चुकी थी कि ये इसको ऐसे ही कहा जाएगा, है ना, वो चलता रहा। ऐसा नहीं है कि फिल्मों में, जैसा कि मैंने कहा, संस्कृत के लिए भी जगह थी, हमद के लिए भी जगह थी, है ना, और कव्वाली, भजन, देशभक्ति गीत, मुजरा, जो आइटम नंबर हम लोग कहते हैं बाद में जाकर, जो कि सेक्सी गीतों को कहा जाता है आजकल, कि आइटम नंबर वही जो सेक्सी होता है, जो आज के फिल्मों की जो आजकल जरूरत का। लेकिन मेरा ये कहना है, मैंने कहा भी है, किताब में भी कहा है, कि आइटम नंबर हर वो गीत है ना, जिसका कहानी से बहुत ही नजदीकी का रिश्ता नहीं हो। यानी उस गाने को निकाल भी दें आप तो कहानी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैंने पाया है कि जैसे किस्मत का दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है ना, ये जो गीत था उसका उस कहानी से कुछ ज्यादा रिश्ता नहीं था, जो कि चोर की कहानी थी। अशोक कुमार उसमें चोर है और नर्तकी वो हीरोइन है उसमें, मुमताज शांति। उसका इस देशभक्ति, लेकिन देशभक्ति गीत ने रिकॉर्ड कायम किया। लोग बार बार, चूंकि वो क्विट इंडिया का अनुवाद था, तर्जुमा था, लोग बार बार देखने गए वहां पे। उस नारे का तर्जुमा था, 1943 की फिल्म थी। तो देशभक्ति गीत भी एक आइटम नंबर हुआ करता था। जैसे कि भजन, बार बार भजन क्यों डाले जाते हैं 50 और 60 के दशक में, 70 के दशक तक भजन एक हिस्सा होता है फिल्मों का। वक्त फिल्म देख लीजिए, हम दोनों फिल्म देख लीजिए, शकील लिख रहे हैं, साहिर लिख रहे हैं, मजरू लिख रहे हैं, तो उसकी भी हैसियत यही थी कि भजन आप शुरू में डाल दीजिए या कहीं बीच में डाल दीजिए, लेकिन आप डालते थे। लोग, चूंकि सिनेमा को पारिवारिक बनाया जा रहा था कि इसको भाई बहुएं भी देख सके, पूरा परिवार बैठ करके देख सके, इसलिए सामाजिक फिल्में हमारे यहाँ ज्यादा बनी है। तो ये एक आकर्षण होता था। जैसे जब भी धार्मिक फिल्म आती थी तो उसमें सबको लेके जाया जाता था, क्योंकि फिल्म देखना बुरा समझा जाता था, लेकिन धार्मिक फिल्म के नाम पे आप जा सकते थे, क्योंकि वो तो धार्मिक कृत्य हो गया। और सिनेमा की भूमिका तो इतनी रही है कि लोगों ने तीर्थ स्थानों के दर्शन भी, है ना, चाहे वो कहीं हिंदुओं का तीर्थ स्थान हो या मुसलमानों का हो या सिखों का हो, सिनेमा के जरिए सबसे पहले की, है ना। चार धाम फिल्म बनी है, यात्रिक एक फिल्म बनी है जिसमें कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ वगैरह के दर्शन करते हैं और वहीं पर एक कहानी भी चलती है, ठीक है। एक तवायफ है और एक इंसान, एक मर्द है जो कि खुद को खोजने के लिए निकला है तीर्थ स्थानों पर, और उन दोनों के बीच में एक रिश्ता बनता है। तो सिनेमा ने जिस तरह से आज हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड की यात्रा लोगों को कराई है, साउथ अफ्रीका की यात्रा कराई, खूबसूरत जगहों, इटली की यात्रा कराई, उसी तरह से तीर्थ स्थानों की यात्रा भी कराई। तो धर्म एक बहुत ही हिस्सा रहा है सिनेमा का, सामाजिक फिल्मों का। हमारी फिल्में सामाजिक रही है, ठीक है, उसी हिसाब से उसकी जबान भी रही है। तो हर तरह के ऑडियंस को केटर किया गया है। मजेदार है ना कि शोले 1975 में आई, शोले को सुपर डुपर हिट माना गया, ठीक है। उसी समय जय संतोषी माँ भी आती, जय संतोषी माँ जो कि कहीं किसी एक सेक्ट थी, किसी इलाके की, गुजरात में कहीं या कहीं संतोषी माँ की पूजा होती थी, लेकिन एक पूरी फिल्मी देवी बन गई। पूरे भारत में लोग 16 शुक्रवार करने लगे, पूजने लगे। और मुझे याद है लोग जब देखते थे, जाते थे, तो पर्दे पे पैसे फेंकते थे, चढ़ावा होता था। वैसे जैसे कि गंगा जी में लोग ट्रेन इलाहाबाद में पार करते हैं तो पैसे फेंकते हैं, है ना। तो सिनेमा बहुत ही पेचीदा चीज है, लोकप्रिय तो है ही, इसने किस तरह से इज्जत कमाई इस देश में जहां पे इसकी इज्जत नहीं हुआ करती थी, वो एक सामाजिक इतिहास है, सांस्कृतिक इतिहास है। और सिनेमा इस बाजार में उस जबान को लेकर ही जा सकती थी जिसमें कि सबका प्रतिनिधित्व हो, सबकी नुमाइंदगी हो, और हिंदुस्तानी में वो जगह थी। हिंदुस्तानी में बारहमासा, बहुत जमाने से उर्दू में, हिंदुस्तानी में, भाई जायसी ने लिखा था कि नहीं, पद्मावत लिखा था कि, तो जिसके फॉर्मेट का इस्तेमाल करके
तुलसीदास ने उसी अवधि में रामचरितमानस लिखा। तो कहां पर एक जबान शुरू होती है, दूसरी जबान और दूसरी वो खत्म हो जाती है और दूसरी शुरू हो जाती है, ये बड़ा मुश्किल है। किसने किसको कहां पर कितना प्रभावित किया, ये बहुत मुश्किल है कहना। और जब आप संगीत और नाटक और परफॉर्मेंस और लोक संगीत वगैरह इन सब का इतिहास देखेंगे, गजल, मुजरा, ठुमरी, चैती, दादरा, इन सब को साथ लेकर अगर आप देखेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म हो रहा है। इसलिए वो जो विभाजन किया जाता है कि हिंदू मुसलमान या हिंदी उर्दू, वो इस परफॉर्मेंस में काम नहीं करता है। और चूंकि सिनेमा संगम माध्यम है, उसमें सब कुछ आकर के जुड़ता है, उसी तरह से भाषाएं भी सारी आकर के गिर जाती हैं। तो उनको वो तो मिक्स्ड भाषा ही हो सकती थी। जैसे कि आज की जो नई भाषा पैदा हुई है ग्लोबलाइजेशन के दौर में, वैश्वीकरण के दौर में, इसका नाम इंग्लिश है। जिस तरह हिंदुस्तानी आप उसको कहते हैं समझौतावादी होकर कि भाई हिंदी कहने से काम नहीं चल रहा, उर्दू कहने से काम नहीं चल रहा, इसलिए हम हिंदुस्तानी कह देते हैं, जैसे कि फिल्म स्कॉलर्स ने सबने किया। इसी तरह अब आप इसको क्या कहेंगे, हिंदी कहने से नहीं काम चल रहा है आपका, और उर्दू भी कहने से काम नहीं चल रहा है, वो तो पहले ही खारिज किया जा चुका है, क्योंकि ज्यादातर लोग हिंदी सर्टिफिकेट ही ले रहे थे। तो हिंदी सिनेमा, लेकिन हिंदी सिनेमा एकमात्र नाम नहीं है इसका नाम बॉम्बे सिनेमा भी रहा है, बॉलीवुड, इसका नाम आजकल बॉलीवुड हो गया है। और ये अकारण नहीं है, संयोग नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में इसका नाम हो जाता है बॉलीवुड। सर ये बम्बई सिनेमा तो शायद एक समझौता के तौर पर रखा गया था कि जब हिंदी उर्दू में जब टसल चल रहा था तो बम्बई सिनेमा, नहीं, वो एक सही भी बात थी ना कि बॉम्बे में फिल्में हिंदी की सबसे ज्यादा, और ये भी एक विडंबना है इतिहास की कि एक गैर हिंदी भाषी प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदी की फिल्में बन रही हैं। जैसे कोलकाता में फिल्में बन रही है बांग्ला में और हिंदी में साथ साथ, है ना। और यहाँ महाराष्ट्र में हिंदी भी बन रही है और मराठी में भी बन रही है। पुणे में भी उस समय फिल्म बनती थी, फिर बाद में तमिल फिल्में भी बॉम्बे में बनने लगती हैं, फिर बाद में चेन्नई में शिफ्ट होती है। लाहौर में उर्दू फिल्में भी बन रही हैं और ये भी बन रही है, आप हिंदी भी कर सकते हैं उसको जिसको उर्दू कह रहे हैं, और पंजाबी फिल्में भी बन रही हैं। तो कई सेंटर्स रहे थे, कोल्हापुर भी एक सेंटर था एक जमाने में। तो फिल्में तो अब उसको बॉलीवुड कह रहे हैं, जबकि शहर का नाम बदल गया, शहर का नाम हो गया मुंबई जी, और बॉलीवुड अब चल गया है। कुछ लोग पुरानी फिल्मों को भी पुराने उद्योग को भी बॉलीवुड कहते हैं, जो कि फिल्म स्कॉलर्स रिजेक्ट करते हैं। उनका कहना है कि नहीं, बॉलीवुड अभी की फिल्मों को आप कह सकते हैं, वो पुरानी फिल्में बॉलीवुड फिल्म। तो उसके कई नाम हैं, तो नाम में चूंकि अस्थिरता है, तो अस्थिरता क्यों है, इसीलिए कि आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं एक नाम पर, है ना। आप चाहते हैं फिक्स करना उसको, तो फिक्स हो नहीं पा रहा है। उसमें एक डायनामिज्म है, एक बदलता हुआ दर्शक वर्ग है, श्रोता वर्ग है, जिसको वो केटर कर रहा है, जिसके टेस्ट बदलते चले जा रहे हैं। तो वो दिल चाहता है कि जुबान, भाई संगम वाली जुबान अलग होगी, है ना। किस्मत वाली जुबान, दिल चाहता है कि जुबान नहीं होगी, काफी कुछ बदल रहा है ना, और वो हमारे सामने है। और अब हिंदी और उर्दू वाले, मैंने ये कहा भी है, दोनों अब एक दूसरे का मतलब बाल अपने नोच सकते हैं और कहते हैं ये तीसरी जबान आकर के इसने और अशुद्ध कर दिया इसको, इस जबान को। लेकिन भाषाएं तो ऐसे ही बनती और बिगड़ती हैं। तो सर कह सकते हैं कि फिल्म के जो ये भाषाई परिवर्तन, जो उसका जो प्रवृत्ति, वो उसकी खूबसूरती है, वही खूबसूरती है, और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता जी। वो इससे तय होता है कि फिल्मकार क्या समझते हैं कि कौन सी भाषा चलेगी जी, और लोग क्या समझते हैं कि उनकी भाषा फिल्म में है या नहीं है ना। जैसे हम लोग इंग्लिश पे एक सेमिनार हुआ था यहीं पे इसी कमरे में, तो उसमें आलोक राय ने सवाल पूछा था कि क्या इंग्लिश में आप सैड गाने, है ना, गमगीन करने वाले गाने, या जिसमें दुखी करने वाले सैड सॉन्ग्स जो होते हैं, क्या वो गाने इंग्लिश में लिखे जा सकते हैं? लिखे जा सकते हैं शायद, बहुत जल्द आप कई सैड सॉन्ग्स भी इंग्लिश में सुनेंगे, क्योंकि वही जबान लोगों की जबान बन चुकी है
और उसके अलग कारण है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। सर, इसका एक और अगला सवाल कि जो 70 के दशक के पहले के फिल्मों की भाषा पर उर्दू का प्रभाव साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसके बाद वह प्रभाव हिंदी की आसपास तरफ या इस हिंदी की तरफ झुकता हुआ दिखाई नजर आता है। वही वर्तमान समय में फिल्मों की जो भाषा है वो एक नई खिचड़ी बनती नजर आ रही है, जिसे अभी आपने इंग्लिश कहा। तो अंग्रेजी का भी प्रवेश कहीं ना कहीं हो चुका है इस फिल्म जगत में। तो जिसे हम इंग्लिश कहते हैं, क्या यह एक भाषाई परिवर्तन हिंदुस्तानी जबान के लिए चुनौती है, या आप इस बात को इत्तेफाक रखते हैं, या की चुनौती है, या इसके बारे में कुछ और आपकी राय है? नहीं, मैं पहले तो ये कह दूं कि मैं बहुत ज्यादा भावुक नहीं होता हूँ इस चीज को लेकर। जिस तरह से इंसान पैदा लेता है जी, बड़ा होता है और गुजर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है, ये हकीकत है, ठोस हकीकत है, ठीक है, मर जाता है। उसी तरह से भाषाएं पैदा लेती हैं, जवान होती हैं, और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, बहुत सारे लोग उसके सहारे जीते हैं, है ना, जीवन चलता है उन भाषाओं में। उसके बाद वो भाषा खत्म भी हो जाती है। हम जानते हैं कि हर साल भाषाएं मर रही हैं, ठीक है। तो बिना भावुक ज्यादा हुए ये मान लेना चाहिए कि भाषाएं बदलेंगी और भाषाएं गायब भी होंगी जी, ठीक है। रही बात, लेकिन स्वाभाविक है कि जिस तरह से आदमी को इंसान के मरने पे दुख होता है, उसी तरह भाषाओं के बदलने पर भी दुख होता है। अरे मेरा दोस्त तो था लेकिन वो अजीब हो गया है, आजकल अब बदल गया है ना। तो चूंकि आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते थे, है ना, आप चाहते हैं कि वो ऐसा ही रहे। वो एक रीएश्योरिंग चीज होती है, क्योंकि आपके संबंध उसी पर निर्भर करते हैं। क्योंकि भाषा से आपकी अस्मिता जुड़ जाती है, तो आप चाहते हैं कि वो ऐसा ही रहे सब कुछ। वो होता नहीं, बदलता जाता है ना। जैसे कि बच्चे बदल जाते हैं, जैसे कि माँ बाप बदल जाते हैं, है ना, उसी तरह से भाषाएं भी बदल जाती है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है, इतिहास का नियम है, आप कह सकते हैं। तो भावुक नहीं होना चाहिए। रही बात, खिचड़ी तो रहेगी हमेशा। जब हम उर्दू का प्रभाव कह रहे हैं 70 के दशक तक, उस समय भी खिचड़ी थी, है ना। मैं कह ही रहा हूं कि खिचड़ी है और सबके लिए जगह है। उस थाल में, जो सिनेमा का थाल है, उसमें सबके लिए जगह है। राजस्थानी भी बीच बीच में आ जाता है, बीच बीच में मारवाड़ी जबान भी आ जाती है, कोई भी जबान, कभी गोवा भी आ जाता है ना, माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्विस, गोवा का म्यूजिक आ जाता है। कुछ साउंड कहीं से आ जाता है, कुछ वेशभूषा कहीं से आ जाती है, कुछ जबान कहीं से आ जाती है, कुछ कहानी कहीं से आ जाती है ना। और लिटरेचर, खुद साहित्य बहुत बड़ा स्रोत रहा है सिनेमा में। बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदुस्तानी सिनेमा ने साहित्य से जितना लिया है वो भी देखने लायक है। लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं किया है। और साहित्य से जब मैं कहता हूं, तो इसमें एक तरफ लैला मजनू, शीरी फरहाद, है ना, और शशि पुन्नू, पंजाब की कहानियां, है ना, हीर रांझा, ये सब भी हैं, और अरेबियन नाइट्स टाइप की कहानियां भी हैं। और दूसरी तरफ पौराणिक कहानियां भी, है ना, राजा हरिश्चंद्र, सावित्री सत्यवान, महाभारत, रामायण, ये तमाम तरह की अल्लाउदल की कहानियां जैसी कहानियां भी, लोक की कहानियां, राजस्थान की कहानियां बहुत सारी। तो ये तमाम ऐतिहासिक कहानियां भी हैं। सिकंदर पर भी कहानियां लिखी गई, मिर्जा गालिब पर भी लिखी गई, कालिदास पर भी लिखी गई, बैजू बावरा पर भी लिखी गई। अकेले मतलब साहिर ने ही कम से कम 5-6 ऐसी फिल्में की होंगी, है ना, लिखी होंगी उनके, जिसमें कि नायक शायर है ना। तो उर्दू का असर हम इसलिए भी कर सकते हैं कि उर्दू के बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सिनेमा में, है ना। वो हिंदी अंदाज में भी लिख रहे हैं जी। वो भी तय है, ठीक है। लेकिन शकील हैं, साहिर हैं, मजरूह हैं, कैफी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, जावेद अख्तर हैं, गुलजार हैं, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, है ना। और ऐसे भी हिंदू हैं जो लिख रहे हैं, उर्दू नाम लेकर लिख रहे हैं, क्योंकि वही रवायत थी कि जैसे ही आप शायरी करेंगे तो आप नाम बदल के मुसलमान हो जाएंगे, और जैसे ही आप नायक बनेंगे तो आप यूसुफ खान से दिलीप कुमार हो जाएंगे, ठीक है। ये एक तरह का चल चुका था, है ना, जिसको हमारे सरगुज़श्त में बुखारी साहब बहुत ही अच्छी नजर से नहीं देखते हैं, लेकिन है ये।
और ऐसा ही कन्वेंशन चल जाता है, उनको लगता है कि बाजार में यही सही है। तो एक एक भाषाओं के साथ भी यही है कि भाषाएं बदलेंगी। अमिताभ बच्चन की जो जबान है वो अभिषेक बच्चन की नहीं है। वैसे ही कि जो कि बच्चन साहब की, हरिवंश राय बच्चन की जबान थी, वो अमिताभ बच्चन की नहीं है। तो वो बदलता, जो जो फरहान अख्तर का वो कमांड नहीं है उस जबान पे, उर्दू जिसको कहते हैं आप, जो कि जावेद अख्तर का है। तो और कोनी हैम ने एक काम किया था इस पर, वहां पे एथनोग्राफी की थी और जाके लोगों से पूछा था, सबने स्वीकार किया कि वो लोग बोलने वाले भी नहीं है, उस तरह के अल्फाज ही, उसका उच्चारण ही सही नहीं कर पाएंगे, है ना। उनका तलफ्फुज दुरुस्त नहीं होगा तो अब वो कहाँ से लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देविका रानी से कैटरीना कैफ तक वैसी वैसी तलफ्फुज के लिए भी लेकिन हिंदी सिनेमा में जगह है, जो कि अंग्रेज ढंग से हिंदी बोले या हिंदुस्तानी बोले। सर तो खिचड़ी है। इसी से जुड़ा एक और सवाल, जैसे कि आप एक इतिहासकार के नजरिए से, खासकर सिने इतिहासकार के नजरिए से, कि सिनेमा, खासकर हिंदी सिनेमा या हिंदुस्तानी सिनेमा पे हर क्षेत्रीय भाषाओं का अपना अपना दावेदारी है। कोई लोग कहते हैं ये हिंदी है, कोई उर्दू कहते हैं, कोई पंजाबी है। तो सर अभी अगर हम एक पैमाना देखें अगर भाषा की, तो सबसे ज्यादा अब ऊपर टॉप 3 या टॉप 5 में किन भाषाओं को रखें जिसमें ज्यादा भागीदारी खासकर बॉलीवुड सिनेमा या हिंदुस्तानी सिनेमा पे है? जाहिर है कि मतलब अगर हम देखें कि असर है ना, दो तरह से देख सकते हैं। एक तो कंटेंट के लेवल पे कि कहाँ से ले रहा है, कहाँ का मतलब उर्दू क्या है, उर्दू शायरी का असर है। जैसे कि अगर आप हिंदी फिल्म के गानों में देखेंगे तो सारे जो टॉप के उर्दू के पोएट हैं उनका रेफरेंस कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन हिंदी के टॉप के पोएट्स का नहीं मिलेगा। एक नीरज का गाना है, मेरे ख्याल से देवानंद की किसी फिल्म का है, उसमें निराला की जूही की कली का मेंशन है, ठीक है, और गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का मेंशन है। लेकिन इस तरह के गाने बहुत ज्यादा नहीं है जिसमें कि हिंदी साहित्य प्रतिबिंबित हो, लेकिन उर्दू बहुत है, उर्दू की रवायत, इसलिए कि ये लोग जो लिख रहे थे वो उस परंपरा से ज्यादा परिचित थे। तो उर्दू तो है निश्चित तौर पर, पारंपरिक तौर पर, है ना, 70 के दशक तक कम से कम। उसके बाद थोड़ा जाहिर है कि उर्दू के जो इदारे हैं वो बंद होने लगते हैं, तो उर्दू सीखने वाले मुसलमान भी अब उर्दू नहीं सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, तो उनको उर्दू आती नहीं है, ठीक है। तो नए जो लिखने वाले आ रहे हैं वो भी हिंदी ही जानते हैं, उर्दू उतनी नहीं जानते, ठीक है। तो ये उसका असर तो स्क्रिप्ट्स पर दिख रहा है, गानों पर दिख रहा है, और अंग्रेजी भी। पंजाबी एक इसमें एक बड़ा उसकी एक भूमिका है। पंजाबी को मैं तीसरी जबान मानता हूँ वहां की। हिंदी उर्दू को तो मैं एक हिंदुस्तानी में साथ में रखूंगा, और अंग्रेजी तो है ही हमेशा एक रजिस्टर के रूप में। पहले बहुत अंग्रेजी पर बहुत हंसा जाता था। अगर आपको हंसना है, ह्यूमर पैदा करना, कॉमेडी पैदा करनी है, तो ऐसे कैरेक्टर आप पैदा करते थे जो अंग्रेजी बोले, तो उस पर लड़कियां हंसती थी, है ना, विदूषक जैसा होता था वो। जैसे विलायत से पलट करके आया कोई आदमी, वहां से पढ़ के आया और एकदम अंग्रेजी बना रहा हिंदुस्तान आके भी। तो बहुत सारे गाने भी हैं कि अब हिंदुस्तान आजाद हो गया, अब तो अपनी अंग्रेजी चाल ढाल छोड़ दो। ये इस तरह की भी बात, गाने, इस तरह के गाने भी लिखे गए 40 के दशक में और 50 के दशक में। पंजाबी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लाहौर भी इंपॉर्टेंट रहा था सिनेमा के केंद्र के रूप में। सहगल, पृथ्वीराज कपूर, ये तमाम लोग इनका एक कनेक्शन रहा है जो हिंदुस्तान में फिल्मों में आते हैं। तो देवानंद, लाहौर भी वो जगह है जहां से पढ़ के बहुत सारे लोग आते हैं, बलराज साहनी जैसे लोग आते हैं, है ना। तो पंजाबी भी एक अहम जबान है जो कि हमेशा मौजूद रहती है। रही बात क्षेत्रीय भाषाओं की, तो उनका दावा रहा है, जैसे तीसरी कसम फिल्म बनी, है ना, और रेणु और शैलेंद्र उसमें साथ आते हैं, है ना। दिलचस्प है, जो नॉर्थ बिहार के रेणु है और आंचलिक साहित्यकार के रूप में पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है।
और बहुत दिलचस्प जबान इस्तेमाल करते हैं, है ना, और दिलचस्प राजनीति है उनकी कहानियों में या उनके अन्य लेखन में। तो तीसरी कसम वो उत्तर बिहार, लेकिन उसकी शुरुआत दिलचस्प ये है कि गंगा जमुना जैसे फिल्म होती है, जो कि दिलीप कुमार की फिल्म थी। दिलीप कुमार और उनकी टीम, वजाहत मिर्जा और दूसरे लोग, कमाल अमरोही, ये सब लिख रहे थे क्या मुगले आजम उस समय। उसी में से कुछ लोग दिलीप कुमार के नेतृत्व में गंगा जमुना बना रहे थे। गंगा जमुना क्या है? जो अवधी भोजपुरी जैसी एक जबान है, उसमें बनाते। उसमें वैजंती माला जो साउथ से आ रही है, उनको ट्रेन किया जाता है उस तरह की जबान बोलने के लिए। क्या बात। तो उस तरह से बहुत संकीर्णतावादी सिनेमा रहा नहीं है कि भाषा के आधार पर हम फंस जाएं इस राजनीति या उस राजनीति में। वो बहुत ही उदार दिल रहा है, और उसके बिना उसका काम भी नहीं चलता। लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते अगर वो इतना उदार फराग दिली से काम नहीं लेता सिनेमा, तो है ना। जी सर। तो मुझे ऐसा लगता है। सर मैंने फिल्मों की भाषा पे तो बहुत सारे सवाल किया, लेकिन अब सर फिल्मों से जुड़े कुछ सवाल हैं, जैसे रियलिस्टिक सिनेमा, पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में क्या बुनियादी फर्क है? क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद अब्बास के इंतकाल के बाद ऐवान उर्दू एक चैनल छपता उर्दू का, उसमें उनका एक विशेषांक निकला था उनके याद में। तो उसमें किसी शख्स ने ये लिखा है कि जो पैरेलल सिनेमा की शुरुआत है हिंदुस्तानी सिनेमा में, उनका श्रेय ख्वाजा मोहम्मद अब्बास को जाना चाहिए। तो सर ये और हिंदी में 70s माना जाता है, 70s में पैरेलल सिनेमा की शुरुआत होती है हिंदी। तो सर पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा में कैसे हम बुनियादी अंतर करेंगे, मतलब इस? मुझे लगता है कि ये आप कर सकते हैं कुछ कुछ दौर में फर्क, जबकि दोनों के बीच में विभाजन रेखा जो थी, बांटने वाली जो बीच की लाइन थी, वो बहुत ही शार्प हो गई थी। लेकिन आमतौर पर मैं ज्यादा फर्क नहीं करता, सिवाय इसके कि आप एक को बड़े बजट की फिल्म और दूसरे को छोटे बजट की फिल्म कहें, ठीक है। इसके अलावा मुझे फर्क नहीं दिखता है। रही बात रियलिज्म, ये हमें याद रखना चाहिए कि रियलिज्म भी एक इज्म है, वो भी एक विचारधारा है। वो वादा तो करता है कि वो सच दिखा रहा है, लेकिन ये भी सही है कि वो सच को एक ढंग से दिखा रहा है, क्योंकि सच कुछ एक तो होता नहीं है। बिल्कुल, वो जितना बनाने वाले पर निर्भर करता है, उतना ही देखने वाले पर भी निर्भर करता है। हम सड़क पर जाते हैं, 4-5 लोग एक साथ होते हैं, एक एक्सीडेंट को देखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 4-5 लोगों से पूछा जाए वापस आकर कि क्या हुआ, आपने क्या देखा, तो पांचों की कहानियां जो होंगी ना, अलग अलग। कोई कहीं से शुरू करेगा, कोई कहीं से शुरू करेगा, कोई एक चीज पर जोर दे। इसलिए सच जो है वो पाना, है ना, कि हम सच को जान जाएंगे, वो एक दावा हो सकता है, वो सच हो नहीं सकता कभी, है ना। आप सच को पेश कर सकते हैं अपने नजरिए से। इसलिए जो कह रहे हैं, दावा करें कि हम रियलिस्टिक हैं, वो भी, उनको भी ये मान लेना चाहिए कि उनका एक खास नजरिया था। क्योंकि सर ये जो भी जो हाल फिलहाल में मुल्क मूवी जो है, वो इस अंतर को शायद मिटा देता है कि कमर्शियल सिनेमा, रियलिस्टिक सिनेमा और पैरेलल सिनेमा। क्योंकि मुल्क में एक मैसेज है जो सोसाइटी को कैसे हम प्रोग्रेसिव आइडियाज को, मतलब जो पुरानी ख्यालात बदले, हम अपनी सोच को बदले, और साथ साथ वो कमर्शियल सिनेमा भी है, उसको हम अंतर करना, अंतर कहीं ना कहीं मिट जाता है। बेहतरीन फिल्में तो वही है ना नौशाद, जो कि एंटरटेन तो करे ही, जो नेहरू जी जो कह रहे हैं, है ना, जो कोट शुरू में भूमिका में आपने पढ़ा, कि ये लोग, इन तमाम लोगों का ये था, आग्रह था कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं करे। सिनेमा ने कब सिर्फ मनोरंजन किया है? हमेशा मैसेज दिया है, हमेशा दिया है, सिर्फ मुल्क में नहीं दिया है जी। उसके पहले राजा हरिश्चंद्र में भी एक मैसेज था कि आप सत्य के आग्रही बने, अपने धर्म पर टिके रहें, ठीक है। और उसमें भी जब आप एकता का ना, राष्ट्रीय एकता का ना, धर्माणी परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्म सारे भेद मिटा करके सिर्फ मेरी शरण में आओ, कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र से। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय एकता कायम करो,
तो मैसेज हमेशा से था सिनेमा में। जब माइथोलॉजिकल बन रहा था तब भी मैसेज था, और जब सामाजिक फिल्में बनने लगती है 30 के दशक में, एंटी अनटचेबिलिटी फिल्में बनने लगती है, प्रो विडो मैरिज फिल्में बनने लगती है कि शादी होनी चाहिए विधवाओं की, है ना। तो तरह तरह के मैसेज है। लड़कियों को काम करना चाहिए। क्यों एक कॉलेज गर्ल, मॉडर्न लड़कियों को क्यों दिखाया जाता है लगातार कि वही नया आदर्श है, नए भारत का नया आदर्श। वो साइकिल पे क्यों चली जा रही है, एक के बाद दूसरी फिल्म में उनका जो दुपट्टा लहरा रहा है हवा में, वो क्या ऐलान कर रहा है, वो किस चीज का परचम है, आजादी का परचम। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि संदेश नहीं था। भारतीय हीरो को हथियार उठाने में कितना वक्त लगा, कितने दशक लगे, गांधी जी का कितना प्रभाव है हिंदी सिनेमा पर। यह सिनेमा अहिंसक रहा, विलन का चेंज ऑफ हार्ट होता था, और वो सिर्फ कॉमर्शियल, सिर्फ पैरेलल सिनेमा में नहीं होता था कि सिर्फ भुवन सोम जैसी फिल्म बन रही है जो कि पैरेलल है, या नीचा नगर जिसके लिए अब्बास ने भी लिखा था, और बाकी चेतन आनंद, या दो बीघा जमीन, या बहुत सारे जो इप्टा जो फिल्म बना रहे थे, या महर्षि वाल्मीकि, इस तरह की जो फिल्में बन रही थी वो हमेशा लगातार बन रही थी। वी शांताराम की फिल्मों को आप कहाँ रखेंगे? ऐसी कोई फिल्म वी शांताराम ने नहीं बनाई। उनका कहना था कि जो देवदास का कैरेक्टर है वो तो इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, रोंदू कैरेक्टर है, वो तो लगभग आत्महत्या करता है देवदास दारू पी के, है ना, वियोग में। तो उसके बरक्स उन्होंने दूसरा कैरेक्टर पैदा किया, और उसके रिस्पॉन्स में कह के कि नहीं, मैं दूसरा इश्क करने वाला दूसरा प्रेमी पैदा कर रहा हूं, मैं देवदास से ये नहीं। तो वो हमेशा रहा है। ये अलग बात है कि 60 के दशक में और 70 के दशक में इस पैरेलल सिनेमा को न्यू रियलिस्ट सिनेमा कहते हैं, जिसका इटालियन प्रभाव से या यूरोपियन प्रभाव से, जो सत्यजीत रे और दूसरे लोगों के प्रभाव में सिनेमा एक पैदा होता है बॉम्बे में भी, उसको सरकारी समर्थन मिलता है, लेकिन वो सिनेमा उतना लोकप्रिय नहीं हो पाता है। ये दिलचस्प है। तो एक सरकारी सिनेमा है जिसमें प्रयोगशील सिनेमा है, श्याम बेनेगल जैसे लोग, कुमार शानी जैसे लोग, बहुत सारे लोग अच्छे फिल्मकार पैदा होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीच की जमीन पे लगातार चलते हैं। शांताराम एक हैं, ऋषिकेश मुखर्जी दूसरे हैं, वासु चैटर्जी, ये तमाम लोग बीच की फिल्में बना रहे हैं, जो कि मैसेज भी देता है। फिल्में सत्यकाम जैसी फिल्में जो मैसेज भी देती हैं, एंटी करप्शन, ठीक है, और साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं। क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट से क्या बुराई है, में बुराई क्या है? अगर मजदूर काम कर रहा है दिन भर हाड़ तोड़ करके, तो शाम में उसको सिनेमा में जाकर के एंटरटेन करने का हक नहीं है क्या? सिर्फ काम करेगा, वो क्या मशीन है या इंसान है? सर, जैसे मैंने इस गुफ्तगू की शुरुआत में ही नेहरू के अखिल भारतीय फिल्म महोत्सव में जो उनका जो स्पीच था उनका मैं जिक्र किया था, तो उन्होंने उस वक्त उस जमाने में जितने फिल्म स्टार थे उनको बुलाकर उन्होंने खास तौर से गुजारिश किया था कि आप लोग बच्चों की फिल्म पे ज्यादा जोर दें। तो सर, बच्चों के फिल्म का अभी क्या हाल है? मतलब उस पे लोग तवज्जो देना छोड़ दिया है, या अभी भी मतलब उसकी कुछ है जगह भी इस हिंदुस्तानी सिनेमा में? मुझे लगता है कि उसका अध्ययन बहुत ढंग से हुआ नहीं हमारे यहाँ बच्चों की फिल्मों का। लेकिन बच्चे हमारी फिल्मों में बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं, मैं कहूँगा। मुझे राज कपूर की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं याद है, जिसमें 1950s की फिल्म है, जिसमें कि एक बच्चा है, राजस्थान से आता है, और वो खोज रहा है अपने बाप के लिए न्याय की तलाश में, क्योंकि उसके बाप को गलती से, मोतीलाल को गलती से जेल में डाल दिया गया है। तो उसको फेथ है, उसको विश्वास है कि नेहरू जी से मिल करके अपने बाप को बचा सकता है। नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं और बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और सब कुछ है उनके बारे में, मशहूर है। लेकिन हाँ, चाचा नेहरू कहा गया बस। लेकिन क्या उनसे मिलना आसान है? वो फिल्म इसी पर कि उनकी पीठ दिखाई पड़ती है,
उस बच्चे को, और लाख तरद्दुद झेल के वो दिल्ली आता है, दिल्ली में रहता है, सड़कों पर सामान बेचता है, उसको तंग करते हैं, सीनियर बच्चे भी तंग करते हैं, बहुत मुश्किल उसकी जिंदगी हो जाती है। नेहरू जी से मुलाकात नहीं हो पाती है, नेहरू जी की पीठ दिखाई पड़ती है कुछ समय तक उसको। तो बच्चों पर अच्छी अच्छी फिल्में बनी है। फिर बच्चों के गाने होते थे बहुत सारे, हमेशा होते थे, लेकिन क्या, जैसे दीदी एक फिल्म है ना, साहिर लुधियानी ने जिसके गीत लिखे थे, जिसमें सुनील दत्त स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक है, पीएचडी किया हुआ, पीएचडी करके तय करता है कि वो स्कूल में पढ़ाए, ठीक है। तो सुनील दत्त, और उसमें बड़ा अच्छा डिबेट है। लेकिन सवाल यह कि ये बच्चे जो हैं, स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके मुंह से कौन बोल रहा है, साहिर लुधियानवी बोल रहा है या बच्चे बोल रहे हैं? जाहिर है कुछ साहिर लुधियानवी के बच्चे हैं। जिस तरह के वो सवाल पूछते हैं, उस तरह के सवाल तो भाई पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही पूछा जा सकता है। इतना गंभीर सवाल वो पूछते हैं, राष्ट्र के बारे में, उसकी एकता के बारे में, उस भविष्य के बारे में जिसका वादा किया था राष्ट्र के नेताओं ने जब वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, कि अभी भी जाति व्यवस्था क्यों है, अभी भी इतना कम्युनलिज्म क्यों है, अभी भी महिलाओं के खिलाफ इतना माहौल इस तरह का क्यों है इस देश में, तो क्या आजादी का अर्थ क्या है, इस तरह के सवाल पूछते हैं। तो ये दिलचस्प है कि बच्चों के लिए फिल्में थी ये, या पूरा राष्ट्र एक बच्चा था जिसको एक सीख देने की कोशिश कर रहे थे सिनेमा के जरिए। यानी नेहरू जी जो कह रहे थे करने के लिए, वही फिल्मकार कर रहे हैं कि लो हम खूब सीख देंगे, सिनेमा के जरिए भी सीख देंगे। सर, इस बात में तो आपके बात में बिल्कुल ये है, क्योंकि ख्वाजा मोहम्मद अब्बास भी जब वो एक अफसाना लिखते हैं, एक लड़की 7 दीवाने, तो उसमें हिंदुस्तान की जो तस्वीर कर रहे हैं वो एक 20-25 साल की नौजवान लड़की से। तो शायद ये आप जो बताएं ये बात, वो उस बात को तस्दीक करता है कि ये बिल्कुल सही है। सर, इस गुफ्तगू के बिल्कुल आखिर में और सबसे आखिरी सवाल ये, खासकर एक सुधारती होने के नाते ये मेरे इंटरेस्ट का सवाल है, और शायद जो लोग उर्दू हिंदी के पुराने मैगजीन रिसालों पे जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल होगा। सर, इसलिए आपसे मैं जानना चाहूंगा सर कि उर्दू हिंदी जबान में छपने वाली रिसालें, चाहे वो शमा हो, गुलफाम हो, माधुरी हो, या और भी सारे, लेकिन ये सब अब या तो बंद हो चुके हैं या बिल्कुल अपने आखिरी सफर में हैं। तो सर, ये बंद होने की क्या कारण, या डिजिटलाइजेशन का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है जी इस तरह की रिसालों का महत्व खत्म हो गया, या फिर हमारे पास ऐसा ऑडियंस नहीं है या उसका रीडर नहीं है जो इस तरह की रिसालों की मांग अब सोसाइटी में नहीं रहा? इसकी क्या वजह है कि इस तरह की रिसाले निकलना बंद हो रहे हैं? ये एक और बड़ा सवाल है कि भाषा का और भाषा में छपी हुई सामग्री का या भाषा का टेक्नोलॉजी से रिश्ता क्या है जी। जैसे प्रिंट, जब हम इन रिसालों की बात करते हैं, है ना, 20वीं सदी, आईना, खिलौना, है ना, उर्दू में ये सब, और भी बहुत सारे, अल हिलाल, बहुत सारी, और हिंदी में बहुत सारी, चांद दोनों में, उर्दू में भी आती थी कुछ समय तक और हिंदी में भी। जब माधुरी, वो पुरानी माधुरी, प्रेमचंद वाली माधुरी भी थी एक, और इस तरह से हंस, खुद प्रेमचंद के समय की, और सरस्वती। तो ये तमाम पत्रिकाएं प्रिंट के हाई मोमेंट, हाई पॉइंट की पत्रिकाएं थी। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जो आपका है मूलतः वो प्रिंट के जरिए लड़ा गया, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। प्रिंट कैपिटलिज्म बनने के दर्शन का एक बुक दिया, और इन्होंने पूरा राष्ट्रवाद को प्रिंट के थ्रू समझने का बहुत शानदार कोशिश है। बिल्कुल, ये अलग बात है कि उसमें फिर बाद में लाउड स्पीकर की भी भूमिका हो जाती है ना, रेडियो की भी भूमिका हो जाती है, सिनेमा की तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि कितनी केंद्रीय भूमिका थी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी थी और उसके बाद भी रही। सवाल ये है कि भाषा किस रूप में, किस टेक्नोलॉजी में आती है। प्रिंट में लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रिंट के बाद रेडियो में लिपि महत्वपूर्ण नहीं, सिनेमा में लिपि महत्वपूर्ण नहीं, यहाँ पर बोली हुई भाषा का महत्व है। इसीलिए ये भाषा वैसी है इस तरह की है ना। तो ये आजादी है एक तरह से कि अब आप, और अब इंटरनेट है ना, कितना कुछ बदल गया है। प्रिंट भी, इंटरनेट भी जब शुरू में आया था तो लगभग एक ही तरह से बात कर सकता था कि आप लिखें और वो निकलेगा उस पर। अब आप बोलेंगे तो वो लिख देगा,
लिखे हुए को पढ़ देगा, उसका है ना, तर्जुमा कर देगा, वॉइस को जी सीधा डिजिटल वॉइस के रूप में रिप्रोड्यूस कर देगा। तो उस हिसाब से रिसालों का स्वभाव बदल जाएगा, है ना, पढ़ने का अंदाज बदल जाएगा। ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं। तो ज्ञान को स्टोर करने का और उसको रिप्रोड्यूस करने का, है ना, उसको कैसे पेश किया जाए, ज्ञान का तर्जुमानी कैसे हो, एक जगह से दूसरे जगह तक कम्युनिकेट कैसे, उसके फॉर्मेट लगातार बदलते चले जाएंगे। प्रिंट का इतिहास बहुत पुराना इतिहास नहीं है, ये दिलचस्प है कि ज्यादातर मानवता का इतिहास जो है वो प्रिंट के बिना है। हाथ से लिखते थे लोग उससे भी पहले सिर्फ ओरल था, श्रुति स्मृति, लोग बोलते थे, याद रखते थे, उसी को रट रट के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो बात चली जाती थी। इसीलिए पोएट्री में लोग लिखते थे पहले, प्रोज उतना नहीं चलता था, गद्य उतना महत्वपूर्ण नहीं था, पद्य इसलिए कि जैसे ही आप तुकांत बोलेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा पहली लाइन चूंकि ऐसी है, जोई है ना, तुलसीदास में जैसे कि जोई से एक लाइन खत्म हुई तो सोई से वो लाइन दूसरी लाइन खत्म होगी अगली वाली, जोई और सोई में पद्य, है ना, तुक। तो इसलिए याद रखने के लिए ये होता था, पद्य में होता था। और लोगों को पूरे, जिस तरह से हाफिज कुरान होते थे लोग, उसी तरह से रामचरितमानस लोगों को पूरा का पूरा याद होता था। हमारे दादाजी को तो बिल्कुल याद था, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग एक रिश्ता था इंसान का जबान के साथ, और उस जबान में जो चीज पेश की जाती थी, जो ज्ञान दिया जा रहा था, वो लगातार बदलता हुआ है। मैं उस पर एक अलग हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लंबी बातचीत कर सकते हैं। तो इंटरनेट से और नई जो टेक्नोलॉजी है उससे सिनेमा ही बदल रहा है, ओटीटी, है ना। अब उसका क्या होगा, जो सिनेमा हम देखते थे जाकर के, और कोविड तो खैर है ही बीच में, इस सिनेमा जो हम हॉल में देखते थे जाकर, फिर टेलीविजन इतने बड़े बड़े आ गए हैं, और नए हाई डेफिनेशन टेलीविजन आ गए हैं, है ना, नए तरह के। तो वो बदल रहा है, पहले से बदल रहा है, और अब और कितना बदलेगा ओटीटी के बाद। क्या अब उन भाषाओं का भी भविष्य उज्जवल है, जिन भाषाओं ने प्रिंट का दामन नहीं पकड़ा, जिनसे प्रिंट की बस छूट गई थी, है? मेरी मगही हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे दूसरी जबानें ऐसी हो जो कि कभी प्रिंट में आ नहीं पाई, पन्ना नहीं मिलेगा कुछ छपा हुआ उसका, वैसी भाषाएं हो सकता है उनका भी वो, उसमें उसमें फिल्में भी बन सकती हैं, उसमें ऑडियो बुक्स भी चल सकती हैं, उसमें ऐसे ही जैसे बातचीत हम लोग पेश कर रहे हैं। यूट्यूब इतना ज्ञान कमल नयन चौबे दे रहे हैं, यूट्यूब पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लगातार लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग सुनते हैं उनको। दीगर लोग, कितने लोगों ने चैनल चला दिया इस बीच, है खासकर ये कोरोना टाइम में तो बिल्कुल इसकी एक वो मतलब इसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये जो भाषा लोग खुद पैदा कर रहे हैं, जो सामग्री जो लोग खुद पैदा कर रहे हैं, ये इससे सब कुछ बदल रहा है ना। अब किताब का भविष्य भी और रिसालों का भविष्य भी बदले, ये स्वाभाविक है, लेकिन ये जरूरी है कि जो विरासत है प्रिंट में, उसको हम लोग डिजिटाइज करके उसको, ताकि लोग कल ये ना कहें कि हम जो ज्ञान पेश कर रहे हैं वो बिल्कुल नया है, ताकि हम ये कह सकें कि देखो जो तुम ज्ञान अभी पेश कर रहे हो ये उस किताब में पहले से मौजूद है। उसके लिए जरूरी है। और विश्वविद्यालयों का काम क्या है, नया ज्ञान, नया रिसर्च, नया शोध करें, ताकि तथाकथित विश्व गुरु जो लोग दावा कर रहे हैं आज, वो वाकई में बन पाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने विरासत में जो ज्ञान है उससे तो सीखें, और उसको 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 संरक्षित करें। और आप आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, आप इतने अच्छे देश में पैदा हुए, हजारों साल जिसकी पुरानी परंपरा है, रवायत है और ज्ञान है उसमें, उसको आलोचनात्मक नजरिए से देखिए। उसमें सिर्फ भक्ति भाव से देखने से काम नहीं चलेगा, ज्ञान आलोचनात्मक ही होता है, तभी आप उसका फायदा उठा पाएंगे। सर, जो दर्शक आपको परख पे सुन रहे हैं और आप एक सीनियर इतिहासकार की हैसियत से जो नए युवा शोधार्थी जो फिल्म की दुनिया में काम, फिल्म या रेडियो या पुराने मैगजीन्स आर्काइव में जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे इस परख के दर्शकों के लिए? बस पढ़िए, खूब फिल्में देखिए, और
दरअसल अच्छा शोध होता है संबंध बनाना, है ना, अलग अलग टेक्स्ट के बीच में, चाहे वो फिल्मिक हो या म्यूजिकल हो या छपा हुआ हो या श्रव्य या जो लोक में सामग्री है ना, गीत संगीत जो है, इन सब के बीच में एक कनेक्शन बनाना। और जो कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते हैं, खासतौर पर ऐसे कॉन्सेप्ट सीधे पश्चिम से आते हैं, अंग्रेजी किताबों में हमारे पास आ जाते हैं, उनकी गुलामी से भी आजादी जरूरी है। कि एक कॉन्सेप्ट मिल गया, उस पर पागल हो गए उसको लेकर के। आप कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रहा है? क्या आपकी सामग्री के साथ वो कॉन्सेप्ट न्याय कर पा रहा है? क्या आपको समझने में मदद कर रहा है? जैसे अभी हम लोग पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, इसकी बात कर रहे हैं, और करते हुए हमने खारिज किया उनको, क्योंकि जब तक वो दीवार बना के, कॉन्सेप्चुअल दीवार बना के हम रखेंगे कि ये फिल्म ये है, पैरेलल है, और ये फिल्म जो है सो कमर्शियल है, क्या फर्क पड़ता है उससे? क्यों प्रिविलेज करें एक को दूसरे पर? हम ये क्यों नहीं देखें कि YouTube पे दोनों फिल्में मौजूद हैं और उस फिल्म को लोग देख रहे हैं, कौन कितना देख रहा है, उससे जज करते हैं। क्योंकि उसका तो पैरेलल सिनेमा, तथाकथित पैरेलल सिनेमा तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा नहीं था। तो मैं कहूंगा कि अपने विवेक को जागृत रखें और कॉन्सेप्ट्स को भी क्वेश्चन करें, सोर्सेज को भी क्वेश्चन करें, लेकिन सबके बीच में एक जीवंत संबंध बनाने की कोशिश करें। लेकिन वो बहुत पढ़ने और बहुत सुनने और बहुत देखने से आता है। वो कोई मतलब ट्रांसफर कोई नहीं कर सकता आपको, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अकादमिक मशगूलियत से इतना वक्त निकालकर हमें दिया। और मैं परख के तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। और उम्मीद करता हूँ कि सर ये जो चर्चाएं रही ये परख के दर्शकों को पसंद आएगी, और इसमें जो कमियां रही होंगी, जो हमसे सवाल पूछने में जो कमियां रह गई होंगी, उसका मतलब मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूंगा। और ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है ये यहीं पे खत्म नहीं होगी, ये लगातार जारी रहेगी। फिर हम परख के किसी अगले अंक में फिर किसी ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद होंगे जो अब नए विचार के साथ ने आपके सामने नए विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस परख के चैनल जो परख विद कमल के नाम से चैनल यूट्यूब पे मौजूद है, आप इन सबको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें, जिससे ये जो कमल सर की जो एक कोशिश है कि समाज विज्ञान की दुनिया में हर दृष्टिकोण से काम करने वाले लोगों को इस पे जोड़ा जाए और एक नई बहस की शुरुआत की जाए जिसमें उनकी नेक इरादों में सफलता मिले। आप सभी से मेरा फिर से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ साझा करें। शुक्रिया।